वेलकम बैक डियर चिल्ड्रन। आज जो टॉपिक हम कर रहे हैं ये है हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट। ये शुरू करने से पहले मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ। व्हेनेवर करंट इज पास थ्रू अ बॉडी डिफरेंट इफेक्ट्स हैव बीन नोटिस्ड। जैसे हीटिंग इफेक्ट, आप करंट पास करते हैं एक बॉडी में से और बॉडी जो है वो गर्म हो जाती है। ठीक है, आपने देखा होगा अक्सर मेटल में से जब करंट पास होता है तो वो मेटल वायर्स जो है वो गर्म हो जाती हैं। दूसरा होता है मैग्नेटिक इफेक्ट। मैग्नेटिक इफेक्ट क्या होता है? जब कभी एक बॉडी से करंट पास करती है, पर्टिकुलरली हम यहाँ पर मेटल के लिए बात करते हैं, वैसे सब के लिए, जब एक बॉडी में से करंट पास करती है तो मैग्नेटिज्म जो है उसको फील किया जाता है, मैग्नेटिक इफेक्ट जो है उसको फील किया जाता है। तीसरा इफेक्ट होता है केमिकल इफेक्ट। एसिडिफाइड वाटर में से अगर करंट पास करेंगे तो आपको पता है फिनोमेना का नाम है इलेक्ट्रोलिसिस। और क्या होता है, वाटर में से जब करंट पास करते हैं तो एक एंड पे हाइड्रोजन, दूसरे एंड पर ऑक्सीजन गैस जो है वो रिलीज होती है। ठीक है जी। मोल्टन सोडियम क्लोराइड में से अगर करंट पास करेंगे, एक इलेक्ट्रोड पर सोडियम और दूसरे पर क्लोरीन की फॉर्मेशन होती है, गैस की। ठीक है, सोडियम मेटल की और क्लोरीन गैस की फॉर्मेशन होती है। सो व्हेनेवर करंट इज अलाउड टू पास थ्रू अ बॉडी, these effects are noticed: heating effect, magnetic effect, chemical effect. Heating effect मतलब ये कि whenever current is allowed to pass through a body it becomes hot, गर्म हो जाती है बॉडी। ठीक है, आप इसमें एग्जाम्पल किसी मेटल का लीजिए। मेटल में से अगर सपोज करिए करंट पास करेंगे तो वो गर्म हो जाएगी। मैग्नेटिक इफेक्ट में मैंने आपको बताया, करंट पास करेंगे मेटल बॉडी में से या किसी बॉडी में से तो वो मैग्नेट की तरह बिहेव करेगी। और केमिकल इफेक्ट के लिए मैंने आपको एग्जांपल इलेक्ट्रोलिसिस का दिया। जब कभी करंट एसिडिफाइड वाटर से पास किया जाता है तो एक एंड पे हाइड्रोजन गैस और दूसरे एंड पर ऑक्सीजन गैस की फॉर्मेशन होती है। ठीक है, तो अब हमारा जो टॉपिक है, हम ये नहीं समझेंगे कि मैग्नेटिक इफेक्ट क्यों होता है, केमिकल इफेक्ट क्यों होता है। ठीक है, हम आज बात करेंगे हीटिंग इफेक्ट के बारे में करंट की, जो आपके इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर में ये सिलेबस का पार्ट है। तो आप इसको एक छोटी सी एग्जाम्पल से समझते हैं, जो मैंने पहले भी एक बार आपको दी थी, कि एक क्राउड में से, बहुत ज़बरदस्त क्राउड है और उसमें से अगर आपको निकलना पड़ता है तो आपकी बहुत ज़्यादा एनर्जी जो है उसका लॉस होता है। इलेक्ट्रॉन के साथ भी कुछ ऐसा होता है। जब कभी किसी कंडक्टर में से इलेक्ट्रॉन को पास करना होता है तो वहाँ पर बहुत सारी इम्प्योरिटीज़, आयंस वगैरह मौजूद होते हैं जो एक्चुअली रेजिस्ट करने की कोशिश करते हैं इलेक्ट्रॉन की मूवमेंट को। सो व्हेन द इलेक्ट्रॉन्स collide with the ions begin to vibrate. What happens? These ions, they start vibrating rapidly, and due to this rapid vibration of ions, which appears in the form of heat, और यही वाइब्रेशन आयंस की जो है रिस्पॉन्सिबल होती है, जिसको आप हीट की तरह फील कर सकते हैं। ठीक है, तो जब कभी इलेक्ट्रॉन को पास करना होता है किसी बॉडी में से, किसी कंडक्टर में से, तो उस कंडक्टर से जब वो पास करता है तो आयंस जो है उसकी मूवमेंट को रेजिस्ट करते हैं और आयंस से टकराकर आयंस को वो मूवमेंट में ला देता है, वाइब्रेशन में ला देता है। ठीक है, सो when the electrons collide with the ions begin to vibrate rapidly, and due to this rapid vibration of the ions, heat is formed. ठीक है, तो इसलिए हीट जो है ये बनती है। तो चलते हैं आगे। ये जो हीट होती है, द हीट प्रोड्यूस ड्यू टू अ करंट फ्लोइंग थ्रू अ कंडक्टर डिपेंड्स ऑन, फर्स्ट, ये हीट जो है ये किस चीज़ पर डिपेंड करती है? ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है आई स्क्वायर के, मतलब डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ करंट फ्लोइंग थ्रू द कंडक्टर। ठीक है जी, ये पहली बात है, ये आपने याद रखनी है। ठीक है, दूसरी बात क्या है? यही करंट जो है ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है रेजिस्टेंस ऑफ कंडक्टर के। ये हीट जो है ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है रेजिस्टेंस ऑफ कंडक्टर के। मैं दोबारा से रिपीट कर देता हूँ, ये हीट जो है जो प्रोड्यूस होती है ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है आई स्क्वायर के। मतलब क्या, आई बढ़ाते जाओ
और h बढ़ता जाएगा। इसका एक और मतलब है, आप समझिएगा, अगर इफ़ i इज़ डबल्ड, अगर i को आप डबल कर दोगे तो क्या होगा, h जो है वो 4 टाइम्स हो जाएगा। कैसे? अगर i 2 होता तो 2i का स्क्वायर 4i स्क्वायर हो जाता है ना, तो 4 टाइम हो गया h। ओके, ये आपने याद रखना है। अगर हाफ करते तो 1/4 टाइम्स हो जाता है। अब लेकिन एक और बात, ये हीट जो है ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है रेजिस्टेंस के, यानी कि रेजिस्टेंस को डबल करोगे हीट डबल हो जाएगा, रेजिस्टेंस को हाफ करोगे हीट हाफ हो जाएगा। मैं फिर से बता दूं, अगर करंट को डबल करेंगे हीट जो है 4 टाइम्स हो जाएगी, क्योंकि डबल का स्क्वायर जो है 4 टाइम्स होगा ना, मैंने आपको करके दिखाया। अगर हाफ करोगे 1/4 हो जाएगा, लेकिन h डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है r के, r डबल करोगे h डबल हो जाएगा, r हाफ करोगे h हाफ हो जाएगा। थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं। टाइम पर भी डिपेंड करता है ये हीट, ठीक है। तो क्वेश्चन होना चाहिए किस चीज का टाइम, तो आंसर है द टाइम फॉर विच द करंट फ्लोज, जितने टाइम के लिए करंट फ्लो करती है। अगर टाइम डबल करोगे हीट डबल हो जाएगा, टाइम हाफ करोगे हीट हाफ हो जाएगा। तो इन तीनों से आपने देखा, इससे इससे और इससे आपको पता लगेगा कि h जो है इट इज प्रोपोर्शनल टू I स्क्वायर RT, ठीक है जी। ये नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3। सो फ्रॉम 1, 2 and 3, from 1, 2 and 3, h is proportional to I square RT. h is proportional to I square, h is proportional to R, h is proportional to T. So if I is doubled, h is 4 times. If I is halved, h is 1/4 times. If R is doubled, h is doubled. R is halved, h is halved. If T is doubled, h is doubled. T is halved, h is halved. So from these 3 statements, we can come to the conclusion that h is proportional to I square RT. h is proportional to I square RT. Okay? So चलते हैं थोड़ा सा और आगे। इस रिलेशन को कहते हैं जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग। दिस इज जूल्स, this is Joule's law of, okay, this is L, okay, this is Joule's law of heating, this is Joule's law of heating, इसको हम बोलते हैं Joule's law of heating, ठीक है जी। थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, अब हम बात करते हैं अगले, और वो क्या है, अगले टॉपिक में हम पढ़ेंगे एनर्जी के बारे में। वी आर गोइंग टू स्टडी एनर्जी नाउ, ठीक है। अब हम बात करेंगे इलेक्ट्रिक एनर्जी की। व्हाट डू यू मीन बाय इलेक्ट्रिक एनर्जी? व्हाट इज इलेक्ट्रिक एनर्जी? इलेक्ट्रिक एनर्जी एक्चुअली होता क्या है, अब हम उसके बारे में बात करेंगे। सो जब हम कह रहे हैं इलेक्ट्रिक एनर्जी, तो इलेक्ट्रिक एनर्जी क्या है पहले वो आपको पता होना चाहिए। द टोटल वर्क डन बाय अ करंट इन एन इलेक्ट्रिक सर्किट, इट इज टोटल work done by current in electric circuit. इलेक्ट्रिक सर्किट में करंट जो है टोटल क्या काम कर सकता है, कितना काम करता है, इसको हम कंसिडर करते हैं कि ये क्या है, दिस इज इलेक्ट्रिक एनर्जी, ठीक है। तो अब कुछ फॉर्मूले हैं जिसकी हेल्प से आप इलेक्ट्रिक एनर्जी को ड्राइव कर सकते हैं, मैं अभी उनके बारे में बात करूंगा। सो टू कैलकुलेट द वर्क डन, कुछ चीज़ें जो है आपको उसमें ध्यान में रखना पड़ेगा। मैंने आपको बताया क्यों मैं कह रहा हूँ कि कैलकुलेट करना वर्क डन, क्योंकि इलेक्ट्रिक एनर्जी का कंसेप्ट जो है वो टोटल वर्क डन बाय इलेक्ट्रिक करंट इन इलेक्ट्रिक सर्किट है, तो वर्क डन निकालना जो है आपके लिए ज़रूरी है। तो उसके लिए कुछ फॉर्मूले हैं, हम शुरू करते हैं। आपको पता है W जो है, वी नो W इज VQ। कैसे पता लगा कि W VQ के बराबर है? कैसे हम बात कर सकते हैं कि W जो है वो VQ के बराबर है? हम कैसे ये कह सकते हैं कि W जो है VQ के बराबर है? ठीक है, W जो है वो किसके बराबर है? VQ के बराबर, सॉरी, W जो है वो किसके बराबर है? VQ के बराबर है। कैसे हम कह सकते हैं कि W जो है VQ के बराबर है? क्योंकि हमें पता है, आपने पढ़ा हुआ है बाय डेफिनेशन V इज W by Q, आपने ये पढ़ा ना, बाय डेफिनेशन V इज W by Q।
सो इफ v इज w बाई क्यू दैट मीन्स w इज वी क्यू. ओके, तो w जो है वो वी क्यू के बराबर होगा. लेकिन आपने तो ये भी पढ़ा हुआ है ना, ऑल्सो v इज आर आई. हमने पढ़ा हुआ है कि v जो है वो आर आई के बराबर है. आपने पढ़ा है कि I जो है वो Q बाय T के बराबर होता है. इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है Q जो है वो किसके बराबर है? इट इज इक्वल टू आई टी. ओके, मैं रिपीट कर रहा हूं. आपने पढ़ा है V जो है W बाई क्यू के बराबर होता है बाय डेफिनेशन. पोटेंशियल डिफरेंस की डेफिनेशन से आपने पढ़ा था कि V जो है वो W बाई क्यू के बराबर है. तो यहां से आपने बोला कि V जो है W जो है वी क्यू के बराबर है. ओके, W इज इक्वल टू वी क्यू. ओके, तो W हो गया वी क्यू के बराबर. एक और चीज आपने पढ़ी है कि करंट फ्लोइंग थ्रू अ कंडक्टर इज Q बाई टी, दैट इज I इज इक्वल टू Q बाई टी. तो Q इज इक्वल टू आई टी. Q इज इक्वल टू आई टी हो गया. V होता है आर आई के बराबर. अब मैं क्या करूंगा? फ्रॉम 1 2 एंड 3, फ्रॉम 1, ठीक है जी, फ्रॉम 1 2 एंड 3. W है वी क्यू के बराबर, जबकि V है आर आई और Q है आई टी. तो आपके पास W हो गया क्या? इट इज आर आई इंटू आई टी. वॉट इज दैट? W इज इक्वल टू आई स्क्वायर आर टी. W इज इक्वल टू आई स्क्वायर आर टी. कुछ समानता दिखी जो आपने अभी पिछला टॉपिक पढ़ा था? उसमें आपने पढ़ा था H इज प्रोपोर्शनल टू आई स्क्वायर आर टी. ठीक है ना, हीट इज प्रोपोर्शनल टू आई स्क्वायर आर टी. ओके, और ये है W इज इक्वल टू आई स्क्वायर आर टी. ज़रा सोचिएगा कि ऐसा क्यों है. ठीक है, थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं हम लोग. ये सोचने का काम जो है मैं आपके लिए छोड़ रहा हूँ, थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं. अब हम बात करते हैं, ये था हमारा पहला डेरिवेशन. तो आपने अभी अभी क्या डिराइव कर दिया? यू जस्ट डिराइव्ड दैट W इज इक्वल टू आई स्क्वायर आर टी. ये आपने डिराइव कर दिया. अब दूसरी डेरिवेशन देखते हैं. ये फर्स्ट डेरिवेशन थी. अब दूसरी डेरिवेशन के बारे में हम बात करते हैं. दूसरी डेरिवेशन में मैं आपको बता रहा हूं, आप ध्यान से सुनिएगा. आपने पढ़ा है कि I इज इक्वल टू क्यू बाई टी, है ना. दैट मीन्स Q इज इक्वल टू आई टी. ओके, आपने ये भी पढ़ा है कि V इज इक्वल टू W बाई क्यू, है ना. मैंने आपको बताया V इज इक्वल टू W बाई क्यू, दैट मीन्स W इज इक्वल टू वी क्यू. तो ज़रा देखिए, ऑल्सो W इज इक्वल टू वी क्यू. ठीक है जी, ऑल्सो W इज इक्वल टू वी क्यू. अगर W जो है वो वी क्यू है, ठीक है जी, और Q जो है वो आई टी है. लेट अस टेक इट नंबर 1, दिस इज नंबर 2. तो क्या हो जाएगा? फ्रॉम 1 and 2, W is equal to VQ and Q is equal to IT. That means W is equal to VIT. W जो है वो किसके बराबर हो जाएगा? VIT के बराबर हो जाएगा. Q जो है वो IT है और W जो है VQ है. तो W is equal to V, Q की जगह मैंने IT लिखना है, तो W is equal to VIT. ये आपके पास दूसरा फॉर्मूला जो आपने डिराइव करना था वो आपने निकाल लिया. W is equal to VIT. ठीक है जी. अब हम थर्ड फॉर्मूले की बात करते हैं. थर्ड फॉर्मूले में देखिए हम क्या करने जा रहे हैं. आपने दो फॉर्मूले डिराइव किए. एक था W इज इक्वल टू आई स्क्वायर आर टी. एक आपने डिराइव किया W इज इक्वल टू VIT. दिस इज फर्स्ट, दिस इज सेकेंड. नाउ फॉर द थर्ड वन मैं आपको बताऊं. आपने पढ़ा कि W जो है वो किसके बराबर होता है? इट इज आई स्क्वायर आर टी, है ना. ये पढ़ा था ना फर्स्ट में, W इज इक्वल टू आई स्क्वायर आर टी. ये आप पढ़ चुके हैं. लेकिन आपको पता है, बट व्हाट अबाउट I? V होता है आर आई के बराबर, तो I हो गया V बाई आर के बराबर. ठीक है जी. W है आई स्क्वायर आर टी, I है V बाई आर. तो क्या मैं ऐसा कर सकता हूं
W इज इक्वल टू V बाय R का स्क्वायर इंटू R इंटू T. व्हाट इज दैट? W इज इक्वल टू V स्क्वायर अपॉन R स्क्वायर इंटू RT. ये स्क्वायर और R कैंसल. व्हाट इज लेफ्ट? W इज इक्वल टू V स्क्वायर अपॉन R इंटू T. तो ये आपका था थर्ड फॉर्मूला. W इज इक्वल टू V स्क्वायर अपॉन R इंटू T. ठीक है जी. लेट अस एक्सप्लेन इट वंस अगेन. W इज इक्वल टू I स्क्वायर RT, बट I इज इक्वल टू V बाय R. तो इफ I इज इक्वल टू V बाय R, दैट मीन्स मैं I की जगह V बाय R लिखूंगा, तो ये V स्क्वायर अपॉन R स्क्वायर हो जाएगा. V स्क्वायर अपॉन R स्क्वायर हुआ तो ये स्क्वायर और R कैंसिल, तो V स्क्वायर T अपॉन R, V स्क्वायर अपॉन R इंटू T. ठीक है. तो इस तरह से आपने तीन फॉर्मूले जो हैं ये डिराइव किए. ये तीन फॉर्मूले जो हैं ये किस चीज़ के हैं? ये वर्क डन बाय द करंट to measure the electric energy which is supplied by the battery or any other source of electric energy. ठीक है. तो यहाँ से आपने वर्क डन निकाला. हम थोड़ा सा आगे चलते हैं. तो मैं फिर से एक बार लेकिन आपको बता देता हूँ कि ये जो आपने वर्क डन निकाला ना, ये वर्क डन जो है ये उस हीट एनर्जी के बराबर है. और ये हीट एनर्जी जो है किसके बराबर है? इट इज I स्क्वायर RT VIT एंड V स्क्वायर अपॉन RT. ठीक है जी. तो ये तीनों फॉर्मूले आपको याद रखने हैं, क्योंकि ये तीनों फॉर्मूले जो हैं आगे आपके काम आने वाले हैं. ठीक है. दिस इज गोइंग टू बी वेरी यूजफुल टू यू. ऑल दीज फॉर्मूले दे आर गोइंग टू बी वेरी यूजफुल टू यू. ईच ऑफ दीज फॉर्मूले आर गोइंग टू बी यूजफुल टू यू. तो चलते हैं आगे. अब हम बात करेंगे इलेक्ट्रिक पावर की. ठीक है. इलेक्ट्रिक पावर, नॉर्मली आपने वर्क डन और एनर्जी, इन सब के बारे में, पावर, इसके बारे में आपने 9th में पढ़ा हुआ है. लेकिन अभी जो हम पढ़ रहे हैं ये सभी इलेक्ट्रिक एनर्जी, इलेक्ट्रिक पावर, इलेक्ट्रिक वर्क डन, इनके बारे में हम पढ़ रहे हैं. ठीक है. तो इलेक्ट्रिक पावर के बारे में हम बात कर लेते हैं. इलेक्ट्रिक पावर क्या होता है? द रेट एट विच वर्क इज डन बाय एन इलेक्ट्रिक करंट. ठीक है. द रेट एट विच वर्क इज डन बाय एन इलेक्ट्रिक करंट. तो एक इलेक्ट्रिक करंट जो है वो किस तरह से काम करता है, किस रेट पर काम करता है, इसको हम कहते हैं द रेट एट विच वर्क डन बाय एन इलेक्ट्रिक करंट. दिस इज नोन एज इलेक्ट्रिक पावर. इसको हम कहते हैं इलेक्ट्रिक पावर. इसकी एक दूसरी डेफिनेशन भी है, द रेट एट विच इलेक्ट्रिक एनर्जी इज कंज्यूम्ड. द रेट, और इट इज ऑल्सो डिफाइंड एज द रेट एट विच electric energy is consumed or dissipated. ठीक है. इसको भी हम इलेक्ट्रिक पावर ही कहते हैं. तो द रेट एट विच वर्क डन बाय एन इलेक्ट्रिक करंट, द रेट एट विच वर्क इज डन बाय एन इलेक्ट्रिक करंट. और दूसरा द रेट एट विच इलेक्ट्रिक एनर्जी इज कंज्यूम्ड और डिसिपेटेड, इसको हम कहते हैं इलेक्ट्रिक पावर. और आपको मैं एक और बात बता दूं, अगर करंट I फ्लो करिए कंडक्टर से T टाइम के लिए और पोटेंशियल डिफरेंस है V, तो वर्क डन बाय करंट जो है उसको हम VIT से रिप्रेजेंट करते हैं. ऐसा मैंने आपको पीछे जो सेकंड फॉर्मूला हमने किया था इलेक्ट्रिक एनर्जी के दौरान, तो हमने उसके बारे में बात की थी. आप एक और बात याद रखिएगा, ये मैं पीछे आपको शायद बोलना भूल गया हूं. यहां पर जब भी आप बात करते हैं पोटेंशियल डिफरेंस के बारे में, उसको वोल्ट में मेजर किया जाता है. करंट के बारे में बात करेंगे तो एम्पेयर में मेजर करते हैं. रेजिस्टेंस ओम्स में, टाइम सेकेंड्स में, और W जो है वो जूल्स में उसको हम मेजर करते हैं. ठीक है जी. चलते हैं थोड़ा सा आगे. मैं फिर से एक बार रिपीट कर दूं, इलेक्ट्रिक पावर के बारे में हम बात कर रहे थे. इलेक्ट्रिक पावर, द रेट एट विच इलेक्ट्रिक वर्क इज डन बाय एन इलेक्ट्रिक करंट, वर्क इज डन बाय एन इलेक्ट्रिक करंट, और it is also defined as the rate at which electric energy is consumed or dissipated, and we know W is equal to VIT. ये हमें पता है कि W जो है वो किसके बराबर है? VIT के बराबर है. ये हमें पता होना चाहिए कि ये VIT के बराबर है. एक और चीज मैं आपको बता दूं, और
अगर आप बोलेंगे पार के बारे में, तो पार आपको पता है वो क्या होता है, पार इज वर्क डन पर यूनिट टाइम. बट व्हाट इज वर्क डन? इट इज VIT. So VIT upon T. So what is it going to become? It is going to become VI. So therefore par is equal to V into I, product of V and I. Okay? एक बात होगी, आपको एक और चीज़ मैं बता देता हूँ. इलेक्ट्रिक पार जो है उसकी एनर्जी, जैसे इलेक्ट्रिक एनर्जी जो है उसकी एनर्जी, उसकी SI यूनिट जो है वो जूल थी, वैसे इलेक्ट्रिक पावर की भी SI यूनिट जो है वो वॉट ही होगी. मैंने ऐसा क्यों बोला कि इसकी भी, क्योंकि आपने पीछे जो सिंपल पावर के बारे में पढ़ा था उसकी यूनिट भी वॉट थी, और पीछे जो आपने पिछले साल जो आपने सिंपल एनर्जी के बारे में पढ़ा था उसकी यूनिट भी जूल थी. तो यहाँ पर जो इलेक्ट्रिक एनर्जी पढ़ रहे हैं उसकी SI यूनिट भी जूल है, और जो इलेक्ट्रिक पावर पढ़ रहे हैं उसका भी नॉर्मल पावर की तरह ही SI यूनिट जो है वो वॉट है. ठीक है जी. तो पावर जो है वे 1 वॉट कब होगा? अगर V जो है 1 वोल्ट होगा, अगर करंट फ्लोइंग थ्रू द कंडक्टर जो है 1 एम्पियर होगा. ओके, व्हेन द करंट फ्लोइंग थ्रू द कंडक्टर इज 1 एम्पियर एंड द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस इट्स एंड्स इज 1 वोल्ट, देन पावर इज सेड टू बी 1 वॉट. तब हम पावर को जो है वो क्या बोलेंगे कि वो 1 वॉट है. याद रखिए, अगर यहां से देखिए पावर जो है 1 वॉट होगा अगर पोटेंशियल डिफरेंस 1 वोल्ट है और करंट फ्लोइंग थ्रू द कंडक्टर जो है वो 1 एम्पियर है. ठीक है जी, ये आपको ध्यान में रखना है. थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, आगे की बात करते हैं. ये तो मैंने अभी आपको बताया कि पावर जो है वो VI के बराबर होता है. ठीक है जी. अब थोड़ा सा और आगे चलते हैं. आपने पढ़ा पावर जो है, ये पहला जो फॉर्मूला हमने निकाला पावर का पहला फॉर्मूला आपने निकाला VI. ठीक है जी. वैसे तो पावर का पहला फॉर्मूला होता है W अपॉन T. आप इसको फर्स्ट ले लें, ये सेकंड हो गया. बाय डेफिनेशन P इज W बाई T. ओके, बाय डेफिनेशन P इज W बाई T. एंड आपने डिराइव किया P इज इक्वल टू W बाई T से, आपने डिराइव किया कि P जो है VI होता है. अब आगे चलते हैं. P इज इक्वल टू VI से देखिए हम क्या डिराइव करने जा रहे हैं. अब आपको पता है नाउ P इज इक्वल टू VI. ठीक है जी, ये सेकंड पार्ट है. अब P जो है VI के बराबर है, ये आपको पता लग गया कि P जो है वो VI के बराबर है, और P VI के बराबर है. इसके अलावा हमें पता है ऑल्सो V जो है वो RI है. ओके, P जो है VI है और V जो है वो RI है. तो फ्रॉम 1 and 2, फ्रॉम 1 and 2 पहले और दूसरे से हमें क्या पता लगता है कि P जो है वो क्या है, वो RI इंटू I के बराबर है ना. तो हम इसको ऐसे लिखते हैं P इज इक्वल टू I स्क्वायर R. P जो है VI के बराबर है और V जो है RI के बराबर है, तो आपने V की जगह RI पुट किया तो आपका बन गया P इज इक्वल टू RI स्क्वायर, या हम इसको बोलते हैं P इज इक्वल टू I स्क्वायर R. तो ये आपने तीसरा फॉर्मूला P इज इक्वल टू I स्क्वायर R जो है डिराइव कर दिया. एक और फॉर्मूला भी हम डिराइव करेंगे, फोर्थ वाला, वो भी देख लीजिए. आपने पढ़ा P जो है वो VI है. ठीक है जी. हमें पता है कि I जो है वो क्या होता है, आपको पता है V जो है वो IR होता है ना, V जो है IR होता है. तो I जो है V अपॉन R हो जाएगा. तो अब मैं यहाँ पर I की वैल्यू पुट करूँगा. P इज इक्वल टू V, I हो गया क्या, I इज गोइंग टू बिकम V अपॉन R. सो इट मस्ट बिकम P इज इक्वल टू V स्क्वायर अपॉन R. ठीक है जी. ये पावर का चौथा फॉर्मूला हमने डिराइव किया, P इज इक्वल टू V स्क्वायर अपॉन R. कहाँ पर क्या फॉर्मूला लगना है न्यूमेरिकल सॉल्व करते वक्त, उसका ध्यान रखना आपके लिए बड़ा ज़रूरी है. ठीक है जी. आपको कहाँ पर किस फॉर्मूले का यूज़ करना है उसको आप बड़े ध्यान से समझेंगे, न्यूमेरिकल को ध्यान से समझेंगे और वहाँ पर इसको इस्तेमाल करने की कोशिश करेंगे. तो चलते हैं आगे. अब हम बात करते हैं, नाउ वी आर गोइंग टू स्टडी कमर्शियल यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक एनर्जी. कमर्शियल यूनिट इलेक्ट्रिक एनर्जी का आपने पिछले साल भी पढ़ा हुआ है. जो कमर्शियल यूनिट होता है इलेक्ट्रिक एनर्जी का, उसको किलोवाट आर कहा जाता है. ठीक है जी. इट इज कंसिडर्ड एज किलोवाट
आर। इसको किलोवाट आर कंसिडर किया जाता है। के छोटा, डब्ल्यू बड़ा और एच स्मॉल, ठीक है, किलोवाट आर। और इट इज़ ऑल्सो नोन एज बोर्ड ऑफ ट्रेड यूनिट और सिंपली यूनिट। मतलब ये कि घर में वो जो यूनिट चेक करने के लिए आते हैं, मीटर रीडर आते हैं, वो यूनिट चेक करते हैं और आपको बोलते हैं भाई आपने 400 यूनिट कंज्यूम किए। इसका मतलब होता है आपने 400 किलोवाट आवर एनर्जी जो है वो कंज्यूम कर ली। तो इलेक्ट्रिक एनर्जी कंज्यूम्ड व्हेन एन इलेक्ट्रिकल अप्लायंस ऑफ पावर 1 किलोवाट वर्क्स फॉर 1 आवर इज कॉल्ड किलोवाट आवर। तो जब 1 घंटे के लिए 1 किलोवाट पावर की कंजम्पशन होती है, आप समझ सकते हैं 1 किलोवाट की कंजम्पशन फॉर 1 आवर, ठीक है। तो हम कहते हैं कि एनर्जी कितनी खर्च होगी है, इलेक्ट्रिक एनर्जी खर्च हुई है 1 किलोवाट आवर। तो आप देखिए 1 किलोवाट आवर को हम ऐसे लिख सकते हैं 1 किलोवाट इंटू 1 आवर, ठीक है। 1 किलोवाट का मतलब होता है 1000 वाट, दैट इज 10⁻³ वॉट्स। 1 आवर का मतलब होता है 3600 सेकेंड्स, ठीक है जी। 1 किलोवाट को मैंने लिखा 10⁻³ वॉट्स और 1 आवर को मैंने लिखा 3600 सेकेंड्स। कोई फर्क पड़ा? मेरे ख्याल में तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। आप देखिए मैं इसको कैसे लिख लूंगा, मैं इसको लिखूंगा 3600 इंटू 10⁻³ वॉट सेकेंड्स, ठीक है जी। हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, ओके। अब ये जो वॉट होता है, आपको पता है 1 वॉट जो होता है जूल पर सेकंड के बराबर होता है, ठीक है जी। तो यानी कि अगर मैं इस 3600 इंटू 10⁻³ की बात करूंगा ना, 3.6 इंटू 10⁻6 बन जाएगा इसको साइंटिफिक नोटेशन में। और 1 वॉट होता है जूल पर सेकंड के बराबर, तो जूल अपॉन सेकंड इंटू सेकंड हो जाएगा, है ना। तो ये बन जाएगा जूल, 3.6 इंटू 10⁻6 जूल्स। सो ऑलवेज रिमेंबर 1 किलोवाट आवर is equal to 3.6 into 10⁻6 joules and you have to remember this value. कभी कभी क्या होता है, ये क्वेश्चन आता है कि आपको पावर, टाइम और कमर्शियल यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक एनर्जी के बीच का रिलेशन बता रहे हैं, तो आपको ये पूरा जो है वो डिराइव करके दिखाना होता है, ठीक है। अब आगे चलते हैं। इफ V इज इन वोल्ट, आपने याद रखना है इलेक्ट्रिक एनर्जी आपको पता है ना W इज इक्वल टू VIT होता है, यू नो W इज इक्वल टू VIT के बराबर होता है, ओके। अगर V इज इन वोल्ट, I इज इन एम्पियर, T इज इन आर, देन इलेक्ट्रिक एनर्जी W इज इन वॉट आवर, ठीक है। अब अगर आप सेकंड में नहीं करते हैं, टाइम जो है वो आर में ले रहे हैं, तो उस केस में क्या होगा, V जो है पोटेंशियल डिफरेंस वोल्ट में ले रहे हैं, I करंट जो है उसको एम्पियर में ले रहे हैं, और T सेकंड्स में नहीं ले रहे, नॉट गोइंग टू टेक इट इन सेकंड्स, T जो है वो आवर्स में ले रहे हैं। तो उस केस में क्या होने वाला है वो आपको पता होना चाहिए। ये जो आपके पास इलेक्ट्रिक एनर्जी होगी, देन इलेक्ट्रिक एनर्जी इज इन वॉट आवर्स, ये वॉट आवर में होने वाली है। और 1 वॉट आवर क्या होता है, याद रखना है आपने, 1 वॉट आवर, 1 वॉट आवर जो है वो किसके बराबर होता है वो आपने याद रखना है। W यहाँ पर कैपिटल, H स्मॉल। 1 वॉट आवर जो है इट इज इक्वल टू 1 वोल्ट इंटू 1 एम्पियर इंटू 1 आवर, ठीक है। ये इस तरह से हो जाएगा। सो इलेक्ट्रिक एनर्जी W इन किलो वॉट आवर जो है वो किसके बराबर हो जाएगा, इट इज, अगर आप लिखेंगे W इन किलो वॉट आवर, ये जो है ये किसके बराबर होगा, इट इज गोइंग टू बिकम इक्वल टू वोल्ट, ठीक है जी। इट इज इन वोल्ट एम्पियर आवर्स डिवाइडेड बाय 1000, ये आपने ध्यान में रखना है। W इन किलो वॉट आवर जो है वो किसके बराबर हो जाएगा, V इन वोल्ट, डेफिनेटली ये वोल्ट में होगा, ये किस में होगा, ये एम्पियर में होगा, ये T जो है ये किस में होगा, ये आवर्स में होगा, ठीक है। तो W इज इक्वल टू, अगर आपने किलो वॉट, इसको मतलब आपने इसको वॉट आवर को अगर किलो वॉट आवर में कन्वर्ट करना है तो आपने सिंपली ये जो वैल्यू है इसको 1000 से डिवाइड कर देना है, इसका ये मतलब है, ठीक है जी। तो
सिंपल सा कंसेप्ट था, मुझे लगता है कि आपको अच्छे से समझ आ गया होगा। तो मैं आगे बढ़ता हूँ, अगले कंसेप्ट के बारे में बात करता हूँ। और इसमें हम क्या करेंगे, आप देखिए आपके पास कोई इलेक्ट्रिक अप्लायंस दिया हुआ है, जैसे एक बल्ब दिया हुआ है, एक वर्किंग बल्ब जो है, आपने देखा होगा बल्ब के ऊपर लिखा होता है कि 100 वॉट पावर की कंजम्पशन और 250 वोल्ट जो उसको चाहिए होता है। 100 वॉट इसकी पावर की कंजम्पशन है और 250 वोल्ट की इसको ज़रूरत होती है काम करने के लिए, पोटेंशियल डिफरेंस की। तो इस केस में अगर आपने रेजिस्टेंस निकालना हो तो कैसे निकालेंगे, बल्ब का, एक वर्किंग बल्ब का, किसका, एक वर्किंग बल्ब का, मतलब ग्लो करते हुए बल्ब का अगर आपको रेजिस्टेंस निकालना पड़ जाएगा तो कैसे निकालेंगे, उसकी रेटिंग्स जो है दी होती हैं 100 वॉट 250 वोल्ट। तो आपको अगर सपोज करो रेजिस्टेंस निकालना, आपको पता है रेजिस्टेंस होता है, आपको पता है P होता है किसके बराबर, इट इज़ V² मैंने आपको ये निकाल के दिखाया था। तो इसका मतलब है R इज इक्वल टू V²/P। तो व्हाट अबाउट V², इट इज़ गोइंग टू बिकम 250 V का स्क्वायर अपॉन पार। पार क्या है जी, 100 वॉट। ये मैंने 250 क्यों लिया, क्योंकि मुझे दिया हुआ है ये। तो इसको हम सॉल्व करके देखेंगे, और जब आप सॉल्व करेंगे तो आप देखेंगे इट इज गोइंग टू बिकम 625 ओम्स। ठीक है जी, ये एक ग्लोइंग बल्ब के लिए है, वर्किंग बल्ब के लिए है। ठीक है, अगर ग्लो नहीं करेगा ना तो डेफिनेटली उसका रेजिस्टेंस बहुत कम होगा। द रेजिस्टेंस ऑफ द बल्ब इज मच लेस देन दिस वैल्यू व्हेन इट इज नॉट ग्लोइंग, ऑलवेज रिमेंबर। और अगर इसी वर्किंग बल्ब का करंट अगर आपको निकालना हो तो आपने पढ़ा है P जो है वो VI के बराबर होता है, आपने पढ़ा। तो इसका मतलब है I जो है वो किसके बराबर होगा, ये रेजिस्टेंस निकालना ना, अब आपने करंट निकालना है। I जो है वो किसके बराबर होगा, I होगा P/V के बराबर। और P आपने देखा यहाँ पर P जो है वो आपको 100 वॉट दिया हुआ है। ठीक है जी, V जो है वो 250 वोल्ट दिया हुआ है। ठीक है जी, तो आप समझ सकते हैं I जो है वो आपका, आप सॉल्व करके देखिएगा, 5 5 25, 5 2 10, 2/5 आ गया, ये 0.4 एम्पियर आपके पास इसकी वैल्यू होगी। तो आई एम श्योर कि आपको ये समझ आ रहा होगा। सो दिस इज द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ करंट दैट कैन फ्लो थ्रू द बल्ब विदाउट कॉजिंग इट टू फ्यूज। इससे ज्यादा होगा तो फ्यूज होने के चांसेस होंगे, अगर फ्यूज नहीं, मतलब एक याद रखिए 100 वॉट का बल्ब है, 250 वोल्ट पर काम करता है, तो उसको करंट जो है वो 0.4 एम्पियर चाहिए। एक 100 वॉट का बल्ब वर्किंग एट नीड्स 0.4 एम्पियर करंट। ठीक है, 100 वॉट का बल्ब, 250 वोल्ट पोटेंशियल डिफरेंस और 0.4 एम्पियर इसका होना चाहिए। और एक और चीज़ मैंने आपको बताई, और वो ये है कि रेजिस्टेंस जो है ग्लोइंग बल्ब का, जो 100 वॉट का है, 250 वोल्ट पर काम कर रहा है, वो 625 ओम उसकी रेजिस्टेंस होगी। तो आई एम श्योर कि आपको ये समझ आया होगा। डे टू डे लाइफ में भी हीटिंग इफेक्ट जो है करंट का, वो हमारे लिए बहुत यूजफुल होता है, आप उसको इग्नोर नहीं कर सकते। आप डे टू डे लाइफ में आपने बड़ा ज़्यादा इसका यूज़ देखा होगा। इलेक्ट्रिक आयरन यूज़ करते हैं हम, गीज़र यूज़ करते हैं, टोस्टर्स, अवन्स, केटल्स, कितनी सारी चीज़ें ऐसी हैं जो हम डे टू डे लाइफ में यूज़ करते हैं, और ये जूल हीटिंग पर ही बेस्ड है। ठीक है जी, इलेक्ट्रिक बल्ब जो आजकल तो लुप्त ही हो गए हैं, आजकल यूज़ में ही नहीं है। आप देख रहे होंगे आजकल हम लोग CFL यूज़ करते हैं, अब CFL का भी टाइम ख़त्म हो रहा है, आजकल हम LED यूज़ कर रहे हैं। तो पहले जो आप वो इनकैंडेसेंट लैंप्स यूज़ करते थे, उसके अंदर जो इलेक्ट्रिक बल्ब होता था वो येलो कलर की लाइट देता था, याद होगा आपको। उसके अंदर फिलामेंट होता था टंगस्टन। ठीक है जी, उसमें टंगस्टन का यूज़ किया जाता था, क्योंकि टंगस्टन जो है उसका मेल्टिंग पॉइंट एक्सट्रीमली हाई होता है, 3380 डिग्री सेल्सियस के करीब उसका मेल्टिंग पॉइंट होता है शायद, और बहुत ज़्यादा होता है ये। और उस बल्ब की कंजम्पशन पावर की बहुत ज़्यादा हुआ करती थी, और वो ज़्यादा कंजम्पशन जो है वो मैं आपको बता दूँ, मोस्ट ऑफ द पावर कंज्यूम्ड बाय द फिलामेंट अपीयर्स एज हीट, वो हीट की तरह होती थी, एंड ओनली अ पार्ट ऑफ इट अपीयर्स एज लाइट। उसका लाइट का पार्ट जो है बड़ा कम होता था। ये हमने पहले भी पढ़ लिया हुआ है, तो आपने इसके बारे में अच्छे से स्टडी किया होगा। इसके अलावा हीटिंग इफेक्ट जो है हीटिंग इफेक्ट जो है करंट का, इसमें एक और चीज़ के बारे में हम बात कर लें, वो इलेक्ट्रिक फ्यूज़ जो हम अपने घरों में यूज़ में लाते हैं। आजकल उसकी जगह भी MCB स्विचेस का यूज़ कर रहे हैं हम लोग, लेकिन फ्यूज़ वगैरह यूज़ करते थे। उसमें क्या होता था, अगर बहुत ज़्यादा
करंट जो है फ्लो करने लग जाती थी सर्किट में, तो शॉर्ट सर्किट होने के चांसेस होते थे। लेकिन वो इतनी ज़्यादा करंट होती थी कि वो फ्यूज़ जो होता था, इलेक्ट्रिक फ्यूज़, उसके अंदर जो वायर लगी होती थी वो मेल्ट हो जाती थी और सर्किट ब्रेक हो जाता था, और इस तरह से हमारे घरों में यूज़ होने वाले इलेक्ट्रिक अप्लायंसेस जो हैं वो बच जाते थे। आई एम श्योर कि आपको आज जो पढ़ा कंसेप्ट है वो बड़े अच्छे से समझ आया होगा। हमने इलेक्ट्रिक एनर्जी के बारे में पढ़ा, इलेक्ट्रिक पावर के बारे में पढ़ा, फिर हमने किलोवाट आवर स्टडी किया, और फिर लास्ट में हमने एक वर्किंग बल्ब की हेल्प से हमने बताया कि कितना रेजिस्टेंस चाहिए, कितना करंट चाहिए, और ये चीज़ें आपने पढ़ी। और अगले टॉपिक में, अगले लेक्चर में हम लोग इसी के ऊपर बेस जो है वो न्यूमेरिकल्स पढ़ेंगे और इस चैप्टर को ख़त्म करेंगे। तो कहने का मतलब ये है कि जो अगला लेक्चर होगा सैटरडे को, वो इस चैप्टर का लास्ट लेक्चर होगा। अपना ध्यान रखिए, ज़्यादा से ज़्यादा समय पढ़ाई में लगाइए। गुड डे।